अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचलों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, कोविड और यूक्रेन संघर्ष के चलते दुनिया में सप्लाई चेन हुई है प्रभावित। भारत को बताया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक। कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग की अपार संभावनाएं। रूस और यूरोपीय देशों के बीच ऊर्जा मामले पर बढ़ा टकराव। अपनी ऊर्जा कीमतों को सीमित किए जाने के प्रयास से बिफरे रूस ने आपूर्ति बंद करने की दी धमकी। तुर्की ने भी रूस के साथ मिलाया सुर। पश्चिमी देशों के कदम को उकसाने वाला बताया। यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा को लेकर बढ़ी दुनिया की चिंताएं। IAEA की रिपोर्ट के बाद UN महासचिव ने संयंत्र क्षेत्र के विसैन्यीकरण का किया आह्वान। रूस ने कहा, दबाव में है IAEA अधिकारी, नहीं ले रहे यूक्रेनी हमलों का नाम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग की अगले सप्ताह उज्बेकिस्तान में होगी मुलाकात। 15 से 16 सितंबर को समरकंद में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता। ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने की पहली मंत्रिमंडल बैठक। संसद में दिए वक्तव्य में यूक्रेन के साथ खड़े रहने की जताई प्रतिबद्धता। नए चुनाव की मांग को खारिज करते हुए कहा, जनता को चुनाव नहीं, समस्याओं से निपटने वाली सरकार की है जरूरत। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने बड़े पैमाने पर किए सैन्य अभ्यास। टैंकों और विमानों के साथ फौजी क्षमता का किया प्रदर्शन। कहा, विश्व भर में सभी सैन्य गतिविधियों पर हमारी बारीकी से नजर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। ऊर्जा यानी कि गैस को लेकर रूस और यूरोप आमने सामने हैं। रूस की ऊर्जा कीमतों पर कैप लगाने के G7 देशों के प्रयास का रूस ने कड़ा विरोध किया है। पुतिन ने कहा कि वो ऐसा करने वाले देशों की गैस बंद कर देंगे। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से रूसी गैस की आपूर्ति यूरोप तक ठप पड़ी हुई है। यूरोप एक ओर जहां संकट का हल तलाश रहा है, तो वहीं प्रतिबंधों के जरिए रूसी अर्थव्यवस्था पर नकेल कसने के प्रयास को और पुख्ता बनाने के लिए रूस की ऊर्जा कीमतों पर सीमा तय करने की कवायद में जुटा हुआ है। इस मुद्दे पर G7 देशों की सहमति के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। पुतिन ने कहा कि रूस उन देशों को तेल और गैस की आपूर्ति बंद कर देगा जो मूल्य कैप लाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देशों द्वारा कीमतों को सीमित करने का विचार बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। व्लादिवोस्तोक के पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने ऊर्जा को हथियार के तौर पर उपयोग करने के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही पुतिन ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों के सहारे रूस को अलग थलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इसे लागू करने की कोशिश करता है तो यह पूरी तरह से मूर्खता से भरा फैसला है। इससे उन लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला जो यह निर्णय लेते हैं। उधर यूरोपीय आयोग भी रूसी गैस पर मूल्य सीमा तय करने की योजना बना रहा है। EU आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इसमें बिजली के उपयोग में अनिवार्य कटौती और गैर बिजली उत्पाद के राजस्व पर कैप सहित कई उपाय शामिल हैं। कुछ यूरोपीय संघ के देश, जिन्हें यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को मंजूरी देने की आवश्यकता होगी, रूसी गैस की कीमतों को सीमित करने से सावधान हैं। अब उपभोक्ताओं के लिए कम कार्बन स्रोतों की कम लागत से लाभ उठाने का समय है। उदाहरण के लिए नवीनीकरण ऊर्जा। हम इन अप्रत्याशित लाभों को फिर से प्रसारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने ऊर्जा की कीमतों पर सीमा तय किए जाने के फैसले को पश्चिम की उकसावे की कार्रवाई बताया है। पश्चिम है जो उकसावे पर आधारित नीति का नेतृत्व कर रहा है। रूस द्वारा गैस आपूर्ति को रोक देने से अचानक कीमतें बढ़ गई हैं। आपको इस बारे में पहले सोचना चाहिए।
बढ़ती दरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को बिजली की कीमतों पर सीमा निर्धारित करने की योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सीमा से 3 लोगों के औसत परिवार की लागत में लगभग 500 यूरो प्रति वर्ष की कमी आनी चाहिए। इस योजना को सरकार लगभग 3 से 4 बिलियन यूरो मुहैया कराएगी। योजना दिसंबर में प्रभावी होगी और जून 2024 के अंत तक चलेगी। इसका मतलब है कि इसकी लागत 0.10 यूरो प्रति किलोवाट घंटे नेट होगी और लोगों को कीमतों में वृद्धि से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ऊर्जा कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गुरुवार को नई योजना की घोषणा करेंगी। इस बीच ग्रीस सरकार ने सार्वजनिक सेवा के लिए एक ऊर्जा बचत योजना की रूपरेखा तैयार की है। अगर सरकारी संस्थान इस योजना को लागू करने में विफल रहे तो उन्हें वित्तीय मदद से हाथ धोना पड़ सकता है। योजना के तहत सरकारी संस्थानों को लाइटों को कड़ाई से बंद करना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह उज़्बेकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। इस बात की जानकारी रूस के अधिकारियों ने दी है। चीन में रूस के राजदूत एंड्री डेनिसोव ने कहा कि दोनों नेता 15 से 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। लिज ट्रस अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति और महंगाई पर नियंत्रण उनकी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में गुरुवार का इंतजार हो रहा है जब पीएम ट्रस अपने सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत कर सकती हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद लिज ट्रस अपने चुनावी वादों को लेकर एक्शन में नजर आ रही हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और लोगों को महंगाई से राहत देना वो 2 काम हैं जिन्हें लिज ट्रस सबसे पहले करना चाहेंगी। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बेहाल ब्रिटेन के आम नागरिक गुरुवार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन नवनियुक्त पीएम इस चुनौती से निपटने की अपनी कार्यनीति की विस्तार से घोषणा कर सकती हैं। ऊर्जा की ऊंची कीमत झेल रहे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को मदद देने की उनकी प्रस्तावित योजना से जनता ही नहीं अर्थशास्त्री भी काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुख्य अर्थशास्त्री का भी मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। गरीब वर्ग को आमदनी में सहायता देना अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने में सहायक होगा। वैसे इससे मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन यह प्रभाव अल्पकालिक होगा और बाद में इसमें गिरावट आने लगेगी। ध्यान रहे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय काफी संकट में है। लगातार 3 तिमाहियों तक अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा सकती है। ऐसे में नई पीएम के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे कड़ी चुनौती रहेगा। प्रधानमंत्री लिज इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए तेजी से विचार मंथन में जुटी हुई हैं। बुधवार को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें आर्थिक संकट सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पीएम लिज ने संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों के सवालों के जवाब दिए। पीएम ने यहां भी विश्वास दिलाया कि वो सभी के लिए कुछ करने को प्रतिबद्ध हैं। मैं ब्रिटेन में सभी के लिए कुछ करने को दृढ़ संकल्पित हूँ। हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए मैं इस सदन के सभी सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से काम करूंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार सवालों का सामना करने के दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सहयोग से उनकी सरकार रूसी आक्रामकता के खिलाफ खड़ी रहेगी। यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के भयानक युद्ध का विरोध करने में हमें विपक्ष से मजबूत समर्थन मिला है। मैं चाहती हूं कि हम भयावह रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े रहना जारी रखें। इसी रूसी रवैये की वजह से हम ऊर्जा संकट से भी गुजर रहे हैं। ब्रिटिश पीएम लिज से एक सांसद ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश जनता का विश्वास हासिल नहीं है। ऐसे में उन्हें आम चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके जवाब में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिलहाल कई चुनौतियां सर उठाए खड़ी हैं। ऐसे में ब्रिटिश जनता चुनाव नहीं बल्कि एक सरकार चाहती है जो इन समस्याओं से निपट सके। और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2019 में भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में आयोजित 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के तमाम देशों के नेताओं से जब पीएम मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े तो उन्होंने कहा कि 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। पीएम ने याद किया कि 2019 में उन्होंने इस फोरम में हिस्सा लिया था और भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। इस नीति के चलते रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है और यह नीति भारत और रूस की विशेष सामरिक रणनीति की एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने रूस यूक्रेन जंग का जिक्र किया और कहा कि आज के वैश्विक दुनिया में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गैस संकट पर बात की और कहा कि पश्चिमी देशों की पाबंदी के बाद भी रूस को अपने ऊर्जा संसाधनों को दुनिया को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। पुतिन इस दौरान यूरोपीय देशों पर जमकर बरसे और कहा कि रूस की गैस की कीमतों पर नियंत्रण का उसका प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि रूस कुकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। जाहिर है रूस यूक्रेन जंग के बीच ये सम्मेलन काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चीन और ताइवान के बीच अभी भी तनाव चरम पर है। ताइवान लगातार अपने को मजबूत कर रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति की निगरानी में सैन्य आधुनिकीकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। ताइवान ने अपने रक्षा बजट में भी उल्लेखनीय बढ़त की है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ताइवान अपनी फौजी क्षमता को लगातार परख रहा है। ताइवान की सेना के ताजा सैन्य अभ्यासों में टैंकों के साथ साथ लड़ाकू जहाज भी शामिल हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पिछले महीने ताइवान दौरे के बाद चीन ने आक्रामक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए थे। जवाब में ताइवान ने भी सैन्य ताकत को दिखाने के लिए अभ्यास किया था। माना जा रहा है कि ताइवानी सेना के पराक्रम का ताजा प्रदर्शन चीन को एक प्रकार की चेतावनी है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई तो जवाब भी भरपूर मिलेगा। ताइवान की सेना चीन का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन उसका साफ कहना है कि उसकी नजर दुनिया की हर सैन्य हलचल पर है। ताइवानी सेना विश्व भर में सभी सैन्य गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है। हम उन सभी का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी पक्षों से मिलने वाली सलाह पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो सलाह थिंक टैंक दे या फिर हमारी सेना के विभाग। यूं तो ताइवान की सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस है, लेकिन चीन की सैन्य क्षमता की तुलना में यह बहुत कम है। चीन की टेढ़ी होती नजरों के बीच ताइवान का प्रयास है कि चीन की जहां जरूरत हो वहां सैन्य दमखम को और बढ़ाया जाए। ताइवानी राष्ट्रपति की निगरानी में सैन्य आधुनिकीकरण अभियान को तेज कर दिया गया है।
ताइवान ने अपने रक्षा बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। इन सब के पीछे मंशा यही है कि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। हम अपने सैन्य अभ्यास को इलाके के अनुसार खतरों पर प्रतिक्रिया करने और युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हर जगह लड़ने में सक्षम होने के दृष्टिकोण के साथ संचालित करते हैं। ये हमारे सभी अधिकारियों और सैनिकों का सबसे बुनियादी सरोकार है। ताइवान की सेना ने दिन ही नहीं रात में भी त्वरित सैन्य ऑपरेशन संबंधी अभ्यास किए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों से लक्ष्यों को भेदने की क्षमता का प्रदर्शन इस अभ्यास का प्रमुख हिस्सा है। ध्यान रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। ऐसे में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का ताइवान दौरा चीन के बिफरने का प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सहित कई पश्चिमी नेता चीन को कई बार चेता चुके हैं कि वो ताइवान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई करने की गलती ना करे। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा है कि तूफान से प्रभावित शहर में 12 घंटे से अधिक समय तक एक जलमग्न भूमिगत पार्किंग गैरेज में 2 दक्षिण कोरियाई लोगों के फंसे रहने के बाद बचाव कार्य अभियान के दौरान उन्हें बचा लिया गया है। हिन्नमनोर तूफान ने इस सप्ताह दक्षिण कोरिया के दक्षिणी औद्योगिक केंद्रों में दस्तक दी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, 2 लापता और हजारों विस्थापित हो गए। बीते सोमवार को चीन के दक्षिण पश्चिमी सिंचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर जारी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है। इस बीच बचाव दल ने बाढ़ में नदियों के पार के फेंस लोगों को जिप लाइन यानी रस्सियों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। भूकंप के झटके अब भी महसूस किए जा रहे हैं। बुधवार तड़के 3 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। हाल के दशकों में चीन का सबसे घातक भूकंप 2008 में आया था। सिंचुआन के वेंचुआन काउंटी में 8 तीव्रता के भूकंप में लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो। किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives.
An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक विचित्र घटना देखी गई जब एक अधिकारी औपचारिक रूप से रिबन काटकर पुल का उद्घाटन कर रहे थे, तभी पुल टूट गया। मध्य अफ्रीकी राष्ट्र में हुई इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर खूब हंगामा खड़ा कर दिया है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं विश्व संस्कृति की ओर।
अब आपको मिलवाते हैं मिस्र के एक बुजुर्ग अब्दुल हफीज से। ये शख्स पिछले 50 साल से साहित्य, भाषा और धर्म की किताबों को जुटा रहे हैं। इनके गांव में इनके बनाए अस्थायी पुस्तकालय में पुस्तक प्रेमी भी खूब आते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इनके इस संग्रहालय को स्थायी पुस्तकालय में बदल दे। बेतरतीब और बिखरा पड़ा किताबों का भंडार, ये कोई कबाड़ खाना नहीं है और ना ही कोई पुरानी किताबों की दुकान। ये उत्तरी मिस्र के एक छोटे से गांव दक्हलिया के 80 साल के एक बुजुर्ग की मेहनत का नतीजा है। उनके द्वारा पिछले 50 सालों से जुटाई जा रही किताबों का संग्रह है। हमदल्ला अब्दुल हफीज ने पुस्तकों के अपने इसी संग्रह को पुस्तकालय में बदल दिया है ताकि गांव और आसपास के लोग इसका लाभ उठा सकें। लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर हजारों पुस्तक मौजूद हैं। इस्लामी अध्ययन, साहित्य, अरबी भाषा समेत दूसरी भाषाओं और विषयों पर न जाने कितनी किताबें इस छोटी सी जगह में ठूसी हुई हैं। अब्दुल हफीज को बचपन से ही किताबों में रुचि थी। जिन किताबों को पढ़ते तो कोशिश होती कि उसे सुरक्षित कर लिया जाए। फिर किताबों को इकट्ठा करने का उनका ये शौक जुनून में बदल गया। मैंने किताबों को इकट्ठा करना जारी रखा हुआ है ताकि गांव के लोग इसका लाभ उठा सके। यहाँ कोई क्लब और लाइब्रेरी नहीं है जहाँ वो जाकर किताब पढ़ सके। भले ही उनकी अस्थायी लाइब्रेरी में जगह कम हो, लेकिन यहाँ आने वाले पुस्तक प्रेमियों की कमी नहीं है। उम्र का ये पड़ाव सेवा भाव के उनके जज्बे को फीका नहीं कर पाता है। पाठकों को सिर्फ किताब ही उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें किताब और विषय पर भी सलाह देते हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि उन्होंने किताबों से सिर्फ दोस्ती ही नहीं की है, बल्कि उसे ओढ़ना और बिछौना भी बना लिया है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शेख हमदल्ला के पुस्तकालय में किताबों का एक बड़ा संग्रह है, इसलिए मैं उनसे किताबें पढ़ने और उधार लेने आती हूँ। मैं उनसे उनके पास मौजूद किताबों के बारे में पूछती हूँ, उनकी राय जानती हूँ। अब्दुल हफीज का मानना है कि हर युग, हर समय, हर जगह किताब इंसानों की जिंदगी में एक बेहतरीन साथी की भूमिका निभाती है। कहीं भी इसे आराम और निश्चिंत होकर पढ़ा जा सकता है। हफीज किताब को मोबाइल पर तरजीह देते हैं, इसलिए वो कागज की संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं। हफीज की इच्छा है कि उन्हें किताबों के इस संग्रह का कोई ऐसा कदरदान मिल जाए जो उनकी इस अस्थायी लाइब्रेरी को बाकायदा लाइब्रेरी में बदल दे। इधर उधर पड़ी किताबों को अपनी जगह मिल जाए ताकि कई नायाब और अद्भुत किताबों को ठीक से संरक्षित किया जा सके। वहीं आगंतुकों को भी अपनी मनपसंद किताब हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।